6 अक्टूबर 2025 वो दिन जब सूडान के आसमान से उठा हुआ धुआं पूरी दुनिया को दिखा गया। सैटेलाइट इमेजेस ने जो तस्वीर दिखाई उसने इंसानियत को हिला दिया। पूरा शहर अल-फाशर एक जंग का मैदान बन चुका था। घर जले हुए, सड़कों पर लाशें और लोग सिर्फ बचने की कोशिश में भाग रहे थे। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में 15,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 30 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। 30 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और सूडान अपने आप को तोड़ रहा है एक ऐसी जंग में जो दो जनरल्स के दरमियान है, सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF। 40,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट कोई आज का नहीं, ये सूडान की आजादी के बाद स्टार्ट हुआ था, लेकिन हालात ज्यादा खराब हुए 2030 के बाद से, और 2023 से लेकर अब तक 2025 तक यूएन ने इस कॉन्फ्लिक्ट को मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर कहा है। हॉस्पिटल्स पे हमले, कैंप्स पे बॉम्बिंग और मैस ग्रेव्स जहाँ से हर दिन नई लाशें मिलती हैं। मगर सबसे खौफनाक बात यह है कि ये सिर्फ एक पावर फाइट नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस है। एक ऐसा बिजनेस जहाँ लोग मरते हैं और दुनिया प्रॉफिट कमाती है, जहाँ खून से ज्यादा कीमती चीज है सोना। और यही वो पॉइंट है जहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। वो कहानी जहाँ पावर, पैसा और पॉलिटिक्स मिलकर इंसानियत को बेच रहे हैं। ये है सूडान की डर्टी पॉलिटिक्स, और आज हम इसी कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सूडान की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हर दौर में अवाम सिर्फ जुल्म और तबाही ही देखती आई है। ये 1950s का सूडान था, जब सूडान को आजादी मिली थी। लोगों ने सोचा कि अब नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ये ख्वाब जल्दी ही टूट गया। कुछ ही साल बाद फौज ने हुकूमत का कंट्रोल ले लिया और यहाँ से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। हर मिलिट्री कूप के बाद एक नया कूप। कूप का मतलब होता है जब फौज या मिलिट्री किसी सिविल हुकूमत को गिरा कर पावर अपने हाथ में ले ले, और सूडान में ये एक नॉर्मल सी बात बन गई। हर कुछ साल बाद एक नया जनरल, एक नई ताकत, लेकिन अवाम का हाल वही पुराना, गुर्बत, जुल्म और खौफ। सबसे पहला और बड़ा मिलिट्री टेक ओवर 1958 में हुआ। इब्राहिम अबूद, ये मिलिट्री कूप 11 साल तक रहा। उसके बाद 1969 में जाफर नमरी का कूप, और फिर उसके 2 साल बाद 1971 में एक शॉर्ट लिव और एक काउंटर कूप। फिर 14 साल बाद 1985, और फिर उसके 4 साल बाद आया 1989, जिसने आज सूडान की सारी सिचुएशन को शेप किया है। अब उस टाइम पर एक नया जनरल आया, उमर अल बशीर। उसने पावर संभाली और लगभग 30 साल तक सूडान पर राज किया। उसके दौर में सेंसरशिप थी, दुश्मनों का कत्ल होता था, अवाम डर के साए में जीती थी। बशीर को हमेशा अपनी कुर्सी खोने का डर रहता था, इसीलिए उसने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। उसने सूडान आर्म फोर्सेस से बना कर रखी ताकि वो उसको गिरा कर कोई नया कूप न ले आए, और वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर इन जनरल्स को बिठाता। और दूसरी तरफ सूडान में दारफुर में कुछ लोकल मिलिटेंट्स थे जो कि सूडान के खिलाफ लड़ रहे थे, और यहाँ तक कि उमर अल बशीर ने उन्हें वेपन्स दिए, बिजनेस दिया, और उन्हें अपने लिए एक प्राइवेट आर्मी के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसे नाम दिया गया RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। और उनका लीडर था मोहम्मद हमदन, जिसे हमेदती भी कहा जाता है, और ये नाम उमर अल बशीर ने से खुद दिया था, यानी कि हमेदती हमायती, मेरा सपोर्टर। बशीर ने उस पर पूरा भरोसा किया और RSF को एक ऑफिशियल पैरामिलिट्री फोर्स बना दिया। हमेदती को दारफुर के गोल्डन माइंस का कंट्रोल मिल गया और उसके पास पैसा और ताकत दोनों बढ़ते गए, लेकिन अवाम की जिंदगी दिन ब दिन खराब होती गई। 2018 में महंगाई, भूख और करप्शन से तंग लोगों ने फ्रीडम, पीस, जस्टिस का नारा लगाया, और बशीर की 30 साल पुरानी हुकूमत गिर गई। और सबसे आयरनरी बात यह है कि जिन दो लोगों ने मिलकर बशीर को गिराया, आज वही एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ है जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान जो कि सूडान आर्मी के हेड हैं, और दूसरी तरफ हमेदती जो कि RSF का चीफ है। दोनों ने मिलकर अवाम से डेमोक्रेसी का वादा किया था, लेकिन कुछ ही साल बाद पावर और पैसे के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बुरहान चाहता था कि RSF फौज के अंदर आ जाए, लेकिन हमेदती ने इनकार कर दिया। उसके पास अपनी फंडिंग थी, गोल्ड, रिसोर्सेज और सबसे बढ़कर फॉरेन सपोर्ट। हमेदती ने पिछले कुछ सालों में RSF को एक प्रोफेशनल आर्मी बना दिया था। उनके पास एडवांस वेपन्स, गोल्ड से भरे कॉफर्स और फॉरेन कनेक्शंस थे। और ये सब कुछ कहां से आया? UAE से आया।
यूएई ने हेमेती को सिर्फ गोल्ड ट्रेड में हेल्प नहीं की बल्कि उसे फाइनेंशियली और मिलिट्री सपोर्ट भी दिया। सूडान के दारफुर रीजन में जो गोल्ड माइंस हैं उनका एक बड़ा हिस्सा आरएसएफ के कंट्रोल में था और ये सोना डायरेक्टली दुबई की गोल्ड मार्केट्स में जाता था और बदले में यूएई उन्हें आर्म्स और लॉजिस्टिक देता। यानी एक तरफ सूडान में अवाम अपने घर बर्बाद होती देख रही थी और दूसरी तरफ दुबई के टूर्स में उन्हीं के रिसोर्सेज और बिजनेस डील्स हो रही थी। जब सूडान के जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट ने सवाल उठाए तो आरएसएफ को और मजबूत बनाया गया ताकि आवाज उठाना और मुश्किल हो जाए। आज सिचुएशन ये है कि आरएसएफ के पास लगभग 1 लाख से ज्यादा फाइटर्स हैं, जबकि सूडान आर्म फोर्सेस के पास 2 लाख के करीब सोल्जर्स हैं। लेकिन फिर भी आरएसएफ ग्राउंड पे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उनके पास पैसा, मॉडर्न वेपन्स और इंटरनेशनल बैकिंग है। खार्तूम और दारफुर जैसे शहरों में अब सिर्फ धुआं और तबाही है, घर जल रहे हैं और लोग भाग रहे हैं और दुनिया बस सीज फायर टॉक्स के नाम पर स्टेटमेंट दे रही है। और ये सब देखकर लगता है कि इंसानियत अब सिर्फ एक बिजनेस बन चुकी है। गजा तो यहूदियों से लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर सूडान में मुसलमान से लड़ रहा है, सिर्फ इस दुनिया के खातिर। मासूम लोगों की जान ली जा रही है सिर्फ इस सोना, जमीन और इन्फ्लुएंस के लिए। जहाँ एक तरफ लोग अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग उनके खून से प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज सूडान एक ऐसी जंग में फंस चुका है जहाँ दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपने ही हैं।